हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भारत का राष्ट्रपति, उसके कार्य और शक्ति। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं कि क्या कौन कौन सी उसकी योग्यताएं होती है, कौन कौन से उसके विशेषाधिकार होते हैं, क्या उसके कार्यकाल है। और उसके बाद में हमने शुरू किया था भारत के राष्ट्रपति की कार्य या शक्ति। तो उसे वो काफ़ी बड़ी है, विस्तृत है। उसे मिनिमाइज करने के लिए मैंने आपको एक चार्ट अपलोड किया था। तो वो चार्ट आपने देख लिया होगा बहुत अच्छे से कि एक चार्ट मैंने आपको खुला कॉपी के अंदर देखा होगा आपने। तो मैंने उसको चार्ट अपलोड किया है। यहाँ पर थोड़ा बोर्ड छोटा है और इस वजह से थोड़ा घिच पिच लिखा हुआ है और थोड़ा सा समझने में, बस आपको समझ लीजिए, आप चार्ट को खोल के बैठिए और फिर मैं आपको समझाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम शुरू करते हैं भारत के राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ। भारत के राष्ट्रपति की दो प्रकार की शक्तियाँ होती है। पहली है सामान्यकालीन शक्तियाँ और दूसरी है आपातकालीन शक्तियाँ। तो सामान्यकालीन शक्तियाँ कौन सी होती है कि जब देश में कोई युद्ध, आक्रमण या कोई ऐसी समस्या, वित्तीय समस्या नहीं आ रही होती है तो उसे हम सामान्य काल के नाम से जानते हैं। यदि कोई विश्व में कोई हमारे राष्ट्र में आपदा आ जाए या कोई विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाए तब वो आपातकाल में घोषित हो जाती है। तब राष्ट्रपति की अलग प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ। इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहली कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियाँ, नंबर 2 व्यवस्थापिका या विधायी शक्तियाँ, नंबर 3 न्यायिक शक्तियाँ और नंबर 4 वित्तीय शक्तियाँ। जो सरकार के तीनों प्रमुख भाग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, वही तीनों की शक्तियों का रिप्रेजेंटेशन राष्ट्रपति करता है। और चौथी विशेष शक्ति है वित्तीय शक्ति। तो पहली शक्ति को हम पढ़ते हैं। तो पहली शक्ति है कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियाँ। तो कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियों का पहला पॉइंट है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पद मुक्ति। तो हमें याद है कि राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है, राष्ट्र का प्रधान होता है, सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। इसी वजह से जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं या किसी को पद मुक्त करना है, उन नियुक्ति के जिनको राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है तो उन सब की वो नियुक्ति भी करता है और उनकी पद मुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, जिसमें प्रमुख मुख्य अधिकारी आते हैं। दूसरी इसकी शक्ति है विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण। कि राष्ट्रपति कार्यपालिका अध्यक्ष होने के कारण किसी भी प्रकार के नियमों का निर्माण कर सकता है और वो नियम किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। जैसे हमें मालूम है कि सूचियों के माध्यम से हमारे राज्य और केंद्र की शक्तियों का बंटवारा किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी विषय पर, किसी भी समय, किसी भी प्रकार के नियमों को बना सकता है। अगला है संघ की इकाइयों पर नियंत्रण। कि संघ की इकाइयाँ यानी कि हम जानते हैं कि भारत 29 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ है। तो ये सब से मिलकर ये सब हमारे भारत संघ की इकाइयाँ हैं। इन सब के ऊपर राष्ट्रपति का सीधा नियंत्रण रहता है। तो वो संघ की इकाइयों को किस प्रकार से नियंत्रित करता है, इन पदों की नियुक्ति के हिसाब से, नियमों के हिसाब से, वो भी राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत आता है। उसके बाद में है सर्वोच्च सेनापति। कि भारत का प्रधान है, सर्वोच्च पदाधिकारी है, तो वो हमारी तीनों सेनाओं, जल, थल और वायु सेना का सेनापति माना जाता है। तो ये हमारे राष्ट्र का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो वहाँ पर भी इसको विशेष शक्तियाँ हासिल होती हैं। उसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय मामलों का प्रतिनिधित्व। कि किस राष्ट्र से संधि करनी है, किस राष्ट्र से संधि विच्छेद करना है या किसी संधि को तूल नहीं देना है, ये निर्णय भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय मामलों में किन राष्ट्रों से संधि करनी है, किन राष्ट्रों से संधि विच्छेद करना है, किन राष्ट्रों से किसी ऐसे वैदेशिक मामले को तूल देना है या नहीं देना है, वो सारी की सारी बातें राष्ट्रपति ही तय करता है। प्रतिनिधित्व उसका होता है और तय तो
हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल करता है। अगला है प्रशासन में अधीक्षक, नियंत्रक व निर्देशक के रूप में कार्य करना। तो प्रशासन यानी हमारा पूरा प्रशासनिक व्यवस्था जो राष्ट्रपति से लेकर शुरू होकर निम्न सरकारी कर्मचारी तक चलती है, उस प्रशासन में राष्ट्रपति सदैव अधीक्षक के रूप में रहता है। अधीक्षक का मतलब आदेश देने का अधिकार। नियंत्रक का अर्थ होता है शक्तियों को नियंत्रित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। और तीसरा है निर्देशक के रूप में कि राष्ट्रपति कभी भी किसी भी व्यवस्था के लिए निर्देश दे सकता है कि यह कार्य इस रूप में किया जाए। तो ये सारे के सारे 6 पॉइंट के माध्यम से हमने पढ़ा कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति। दूसरी शक्ति पर जब हम बातें हैं राष्ट्रपति की, तो वो है व्यवस्थापिका या विधायी शक्ति। तो इसमें पहली है संसद के अधिवेशनों की व्यवस्था करना। हमें ज्ञात है कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों ही सत्र के माध्यम से या अधिवेशन के माध्यम से कार्य करते हैं। तो दोनों ही सदन के अधिवेशन की व्यवस्था करना भी राष्ट्रपति का ही कार्य होता है। कि कब अधिवेशन प्रारंभ किया जाएगा, कब समाप्त किया जाएगा, किन किन विषयों पर चर्चा होगी, ये सब राष्ट्रपति का ही काम है। अगला है संसद के सदस्यों का मनोनयन। हमें ज्ञात है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, लेकिन राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो कुछ सदस्यों का मनोनयन भी कर सकता है। वो 14 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्यों का वो मनोनयन कर सकता है। अगला है विधेयकों पर निषेधाधिकार। इसका अर्थ ये है कि जो भी विधेयक पारित हो चुके हैं लोकसभा से या राज्यसभा से, उनको यदि रोकना है तो राष्ट्रपति उन विधेयकों को रोक सकता है। क्योंकि हमें ज्ञात है कि कानून अंतिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति की जब तक मोहर नहीं लगती तब तक वो विधेयक कानून का रूप धारण नहीं कर पाता है। तो राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद ही वो कानून बनता है। तो राष्ट्रपति चाहे कि उस विधेयक को रोक सकता है कुछ समय के लिए, उसे ठंडे बस्ते में डाल सकता है। ये निषेधाधिकार की शक्ति उसके पास होती है। अगला है राज्यों के व्यवस्थापन पर नियंत्रण। कि राज्यों की जो व्यवस्थापिकाएं हैं, राज्य की व्यवस्थापिका का जो कार्य है, उन पर राष्ट्रपति सीधा नियंत्रण रखता है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के रूप में। कि उनकी ऊपर नियंत्रण रखकर उन्हें आदेश निर्देश और अधीक्षक के रूप में जो वो कार्य कर सकता है, वो सारे नियंत्रण शक्ति के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है अध्यादेश लागू करना। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश वह चीज है जब हमारी संसद के दोनों सदन कार्य नहीं कर रहे हैं और कार्य नहीं कर रहे हैं और नियम बनाना आवश्यक हो जाता है, तो उस समय राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे किसी भी आदेश निर्देश के द्वारा किसी भी नियमों का निर्माण कर सकता है। बाद में उसे संसद उसका जो शक्ति है वो वही होती है जो संसद के विधेयक द्वारा पारित कानूनों की होती है, वही राष्ट्रपति के आदेशों का भी वही की वही पालना होती है। लेकिन बाद में उसे संसद से अप्रूव कराना आवश्यक होता है। लेकिन उस समय कानून आवश्यक है तो राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार तुरंत कानूनों का निर्माण किया जा सकता है और इसी को बोलते हैं अध्यादेश लागू करना। अगली शक्ति की हम बात करते हैं वो है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों का अर्थ होता है न्यायपालिका के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उसमें भी राष्ट्रपति अपना विशेष योगदान देता है। जैसे पहला, दंडित व्यक्तियों को क्षमादान। कि यदि हमारे उच्च न्यायालय ने या सर्वोच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को दंड दिया है, उसे दंडित किया है, तो यदि राष्ट्रपति चाहे तो उस दंडित व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है, उसकी सजा कम करवा सकता है या उसको सजा पूरी की पूरी खारिज करा सकता है। अगला है सर्वक्षमा प्रदान करना। सर्वक्षमा प्रदान करने का अर्थ यही होता है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है किसी व्यक्ति के प्रति
तो वह पूर्ण रूप से उसे क्षमा दे दे और उसकी व्यक्ति इनोसेंस था या अज्ञातवश या गलत फहमियों के कारण या किसी दूसरी इनोसेंसी के कारण कुछ अपराध उससे हो गया है, तो वो उस अपराध को पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह उसे क्षमादान दे। उसके बाद में है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श। इसका सीधा संबंध राष्ट्रपति से है कि राष्ट्रपति हमें ज्ञात है कि वो भारत के किसी भी क्षेत्र से और किसी भी ऐसे स्थान से आ सकता है जहाँ पर उसे राजनीति की जानकारी बिल्कुल भी नहीं हो, चाहे वो कला, विज्ञान, साहित्य, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों से भी वो आ सकता है जिसे राजनीति की जानकारी नहीं होती है। तो राष्ट्रपति कोई भी कार्य करने से पूर्व यदि उसे लगता है कि इसमें मुझे सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेना चाहिए, तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है किसी भी संबंध में। लास्ट शक्ति है वित्तीय शक्तियाँ। और वित्तीय शक्तियों का अर्थ वित्त से है, बजट से है कि भारत का वित्त, भारत की जो धनराशि है उसके ऊपर भी राष्ट्रपति का सीधा नियंत्रण होता है। तो वह किस प्रकार से अपनी इस शक्ति का प्रयोग करता है वो हम पढ़ेंगे वित्तीय शक्ति। तो वित्तीय शक्तियों का पहला पॉइंट है बजट का प्रस्तुतिकरण। कि वैसे तो बजट वित्त विभाग के पास होता है, लेकिन राष्ट्रपति भी उस पर पूरा का पूरा नियंत्रण रखता है कि बजट प्रस्तुतिकरण में जो भी कार्रवाई चल रही होती है उसमें राष्ट्रपति हर तरह से पूरी देखरेख के बाद ही उस कार्य को पूर्ण करता है। उसके बाद में वित्त विधेयक तथा अनुदानों की मांगों के प्रस्तुतिकरण की स्वीकृति। भारत के प्रत्येक राज्य को केंद्र सरकार कुछ न कुछ अनुदान देती है और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें भारत अनुदान के द्वारा उन संस्थाओं को चला रही है या पोषित कर रही है। तो ऐसी पोषित संस्थाओं को जो अनुदान दिया जाता है या कोई भी ऐसी संस्था जो राष्ट्रपति से भारत की निधि में से कुछ अनुदान की मांग करती है, तो उसका अनुदान का प्रस्तुतिकरण की स्वीकृति राष्ट्रपति दे न दे, ये उसी पर निर्भर करता है कि कितना बजट मांगा है, कितनी अनुदान मांगा है और उसमें से कितना प्रतिशत दिया जाए, ये सब भारत का राष्ट्रपति ही तय करता है। अगला पॉइंट है आकस्मिक निधि पर नियंत्रण। निधियां कई प्रकार की होती है। भारत की जो संचित निधि है, भारत की जो राष्ट्रीय निधि है और भारत का जो वित्त आयोग के द्वारा जो एक बार जो प्रॉपर हमारा कितना पैसा हमारे भारत में आता है और कितना खर्च हो जाता है, ये सारी जो निधि है उसके ऊपर पूरा का पूरा नियंत्रण किसका रहता है? राष्ट्रपति का। आपने सुना होगा कि कहीं ना कहीं कुछ कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की घटनाओं को जो पीड़ित व्यक्ति है उन्हें आकस्मिक निधि में से खर्च करके कुछ लाख रुपए का उनको वो सहायता दिए जाते हैं। तो वो सहायता कहाँ से दी जाती है? आकस्मिक निधि में से। जैसे तूफान आ गया, बाढ़ आ गई या किसी प्रकार का वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया या कोई भी ऐसा संकट, रेल दुर्घटना होगी, ट्रेन दुर्घटना होगी, तो ऐसे समय में आकस्मिक निधि से या महामारी आ गई, तो इस समय में आकस्मिक निधि में से धनराशि निकालकर उन्हें सहायता दी जाती है। उसके बाद में भारत की संचित निधि संबंधी व्यवस्था। इस संचित निधि का अर्थ होता है कि हमने फ्यूचर के लिए उस संपत्ति को संभाल के रखा हुआ है और उस निधि में से हम भारत की प्रगति और उन्नति के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं। तो किस प्रकार से भारत की संचित निधि का उपयोग होगा, इस पर भी भारत के राष्ट्रपति की ही पूरी का पूरा उस पर नियंत्रण रहता है। उसकी व्यवस्था भी राष्ट्रपति ही करता है। इसके बाद में वित्त आयोग की नियुक्ति, क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी सामाजिक क्षेत्र से आ सकता है, इसलिए उसे वित्त आयोग खर्चे और जितने भी है भारत की संपत्ति के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती,
तो राष्ट्रपति एक विशेषज्ञों का एक आयोग का निर्माण करता है जिसे वित्त आयोग कहा जाता है। तो वित्त आयोग के अंदर विशेषज्ञों की विशेष नियुक्ति करके वो भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि और राष्ट्रीय निधि के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखता है। तो इन पॉइंट्स के माध्यम से हमने भारत के राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों को पढ़ा और उम्मीद है कि आपको इस चार्ट के द्वारा जो शक्तियों के नोट्स भेजे गए हैं, सामान्यकालीन शक्तियों के नोट्स, वो नोट्स तो आप कॉपी में से लिख ही लेंगे जो आपके पास भेजे गए हैं नोट्स उसमें से, और याद करने के लिए शॉर्ट रूप में इस चार्ट को बहुत अच्छे से याद करेंगे। जब इस चार्ट के पॉइंट्स को हम लोग याद कर लेंगे तो हमें लिखने में बेहद आसानी रहेगी। तो राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ